जैसा कि मैंने बताया टेम्परेचर डिपेंडेंसी, आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, कंडक्टिविटी घटेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो R बराबर रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, सेम फैक्टर से वो ही बढ़ने वाला है। तो अगर मैं कहूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू यूनिट रेजिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर फॉर यूनिट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। अल्फा क्या चीज़ है? अल्फा है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसा आपने उसमें पढ़ा था ना लेंथ वाले में, जब आपने स्ट्रेस स्ट्रेन लेंथ वाला पढ़ा था पोर्शन, तब आपने इसको डिस्कस किया इस टाइप के फॉर्मूले को। तो डी आर बाई आर इज इक्वल टू अल्फा डी टी। तो डी आर इज इक्वल टू आर अल्फा डी टी या आर टू बराबर आर वन। सिंपल फार्मूला याद रख लिया, आर टू बराबर आर वन वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। रो के लिए भी यही फॉर्मूला बनेगा, रो टू इज इक्वल टू रो वन वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। हालांकि और भी पावर तक डिपेंडेंट होता है, आर इज इक्वल आर डैश इज इक्वल टू आर वन प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस बीटा डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस गामा डेल्टा टी का क्यूब। लेकिन हमको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है अल्फ़ा बीटा, इसलिए डेल्टा टी और डेल्टा टी स्क्वायर वगैरह का फैक्टर हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं और हम आए थे सीधे लीनियर एक्सपेंशन पे। तो मतलब हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस लीनियरली वेरी करता है टेम्परेचर के साथ। हालांकि अगर देखा जाए तो वो लीनियरली वेरी नहीं करता है एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो एक्चुअल कंडीशन, लेकिन हम लोग अपने फिजिक्स की लैंग्वेज में समझने के लिए हम लीनियर वेरिएशन की बात करते हैं। आर टू इज इक्वल टू आर वन वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, इस फॉर्मूले में बहुत काम किया हुआ है। अब रेजिस्टेंस की बात ही करनी है तो आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन इज इक्वल टू अल्फा टी टू माइनस टी वन, इस तरीके से पुट कर लीजिए। तो अब आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने पे कैसे, अब मान लीजिए आपने ये सर्किट से करंट फ्लो कराई तो धीरे धीरे हीट जनरेट होगी। अभी हीट के बारे में बात कर लेते हैं। हीट जनरेट होगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जिसका मतलब वी वर्सेस आई के ग्राफ में स्लोप बढ़ेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन ना होकर के आगे चल के ये धीरे धीरे थोड़ा कर्व सा ले लेता है आगे की तरफ, ये स्ट्रेट लाइन की बजाय थोड़ा सा कर्व ले लेता है टेम्परेचर की वजह से। और बाकी फॉर्मूले वाइज क्वेश्चन पूछ लेगा, आर टू इक्वल टू आर वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। एक बेसिक सी लाइन, कलर कोड, छोटे मोटे चीज़ें फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपने मेन टॉपिक्स पे कल आएंगे। आज मेरा काम है छोटे छोटे सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लेता हूँ और किताब खोल करके सारे पढ़ लीजिएगा। कलर कोड, अब कोई रेजिस्टेंस इस तरीके से दिया होता है, उसमें 4 कलर बने होते हैं, कभी कभी 3 भी होते हैं, ऐसे कलर बने हुए हैं 4। बताओ इसका रेजिस्टेंस बताओ। तो कलर कोड कुछ नहीं है, 3-4 कलर हैं, 1 2 3 4। पहला वाला है नंबर, दूसरा वाला भी नंबर है, तीसरा वाला 10 के पावर कितना, 10 to power 2, 10 to power 5, इस तरीके से। चौथा वाला है परसेंट चेंज, टॉलरेंस, मतलब वेरिएशन कितना पॉसिबल है। तो पहली लाइन जो है वो है नंबर, दूसरी लाइन जो है वो भी नंबर है, तीसरी लाइन क्या है, मल्टीप्लाइड पावर में, 10 to power 3, 10 to power -4, इस तरीके से। फोर्थ लाइन है परसेंट चेंज एंड टॉलरेंस। तो इसमें कुछ हम लोगों को कलर कोड दे रखा है, किताब खोलेंगे वहाँ भी दिख जाएगा। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। किताबों में से लगता है बीबी रॉय, ऑरेंज, येलो कलर, ग्रीन, फलाना ढिमकाना, गेट इज़ वेरी फलाना। तो शॉर्टकट दे रखा है, हमें याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, सब पूछता वाछता है नहीं। तो इनकी करस्पॉन्डिंग नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टिल। पावर भी उसी फॉर्म में चल रही है, 10 to power 0, 10 to power 1, फलाना ढिमकाना। अब आखिरी वाली लाइन के लिए 2 ही कलर पॉसिबल है, गोल्ड हो जाए, सिल्वर हो जाए, बिना कलर का हो जाए। अगर चौथी लाइन नहीं है इसका मतलब कोई कलर नहीं है। और ये बताता है कितने परसेंट टॉलरेंस है, कितने परसेंट चेंज की पॉसिबिलिटी। तो गोल्ड है तो 5% चेंज, सिल्वर है तो 10% चेंज, और अगर कोई कलर नहीं है तो 20% का चेंज है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया ग्रीन, रेड, ब्राउन, गोल्ड। अब पहले दोनों जो है वो नंबर है, नंबर मतलब ग्रीन का कलर नंबर है 5, रेड का नंबर है 2, और तीसरी वाली लाइन है मल्टीप्लाई 10 to power 2 ब्राउन के लिए, और गोल्ड है तो 5%। तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 2, दोनों नंबर हो गए, इंटू मल्टीप्लायर हो गया, प्लस माइनस टॉलरेंस हो गए, 52 × 10 to power 2 ± 5%। ठीक है, एक रेजिस्टेंस पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं वो टेम्परेचर वाले के साथ। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 ओम रेजिस्टेंस है और अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है। पूछता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस बताओ, तो फॉर्मूला लगा दो, R2 = R1 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी, R2 = 100 × 1 + समथिंग समथिंग, पुट कर लिया और आंसर निकाल लिया। ठीक है, सब स्नैपशॉट में देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब कहते हैं किसी रेजिस्टेंस में कितनी पावर जनरेट होगी।
मतलब कितने बैटरी काम करेगी, कितनी पावर जनरेट होगी। तो मैंने मान लिया एक रेजिस्टेंस दे रखा है R, V वोल्ट की बैटरी लगा दी, I करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। इन टाइम dt कितना चार्ज फ्लो करेगा। अब देखो हमने पहले ही बात कर रखी है, बैटरी काम करती है, वो पूरा काम कहाँ चला जाएगा, पूरा काम हीट के फॉर्म में डिसिपेट करेगा। तो पावर डिलीवर्ड क्या हो जाएगी, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो मैं पहले कहता हूँ डेल्टा टी टाइम ले लेता हूँ, dt टाइम ले लेता हूँ। इन dt टाइम कितना चार्ज फ्लो करेगा, I टाइम gt। तो बैटरी कितना काम करेगी, इतना चार्ज फ्लो करा है dq, और V वोल्ट की बैटरी है, मैंने पहले ही बताया यूनिट चार्ज को फ्लो कराने के लिए V काम करेगा, तो Q चार्ज को फ्लो कराने के लिए Q भी काम करेगा, हमने पहले भी डिस्कस किया हो इसको। तो dq चार्ज को फ्लो कराने के लिए उसने काम किया V इंटू dq, तो इतना काम बैटरी ने किया V dq या VI dt। अब ये पूरा काम किस फॉर्म में चला गया, हीट डिसिपेटेड में। दिस वर्क डन इज डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ हीट। तो dH बराबर dW, कितनी हीट जनरेट हुई, dH dW, दैट इज VI dt। पावर डिसिपेटेड, पावर डिलीवर्ड, कुछ भी नाम ले लो, कितनी हीट जनरेशन रेट, पावर डिसिपेटेड, पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, सारे नाम एक ही हैं। तो P इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम या पावर डिलीवर्ड पर, मतलब हीट जनरेटेड पर यूनिट टाइम। तो dH बाई dt दैट बिकम्स VI बिकम्स I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाई R। अब ये फॉर्मूले कहाँ यूज़ होंगे वो तुमको समझना है। सीरीज़ में आओगे तो I कांस्टेंट रहेगा, अभी आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ने वाले हैं। सीरीज़ में आओगे तो I कांस्टेंट रहेगा, तो ये वाला फार्मूला ले लेंगे। पैरेलल में आओगे तो ये वाला फार्मूला लेना पड़ेगा, V स्क्वायर बाई R, क्यों, V कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट है उसको, उस वाले फार्मूले को यूज़ करो। I स्क्वायर R यूज़ करोगे कि V स्क्वायर बाई R यूज़ करोगे, वो डिपेंडेंट है आप कैसे जोड़ रहे हो, ठीक। अगर सीरीज़ में जोड़ते हो तो पावर प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगी। 100 वाट का बल्ब है तो 100 वाट का बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, वो ज़्यादा ग्लो करेगा सीरीज़ में। और अगर पैरेलल में ले आओगे तो कम रेजिस्टेंस का ज़्यादा ग्लो करेगा। अभी हम इसको बाद में अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये फार्मूला डिपेंडेंट है, VI बेसिक फार्मूला, लेकिन I स्क्वायर R और V स्क्वायर बाई R यूज़ किया जाएगा। I स्क्वायर R यूज़ किया जाएगा सीरीज़ के लिए, V स्क्वायर बाई R यूज़ किया जाएगा पैरेलल के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। पावर डिसिपेटेड कितनी हो गई, पावर इंटू हीट जनरेटेड कितनी होगी, हीट बराबर पावर इंटू टाइम या VI डेल्टा टी, पुट कर लीजिएगा। अब आते हैं अपने पुराने वही कंसेप्ट पे, जंक्शन लॉ, किरचॉफ लूप लॉ, और जो मैंने कैपेसिटर में डिस्कस किया था, सीरीज, पैरेलल, कॉम्बिनेशन, बिल्कुल एज इट इज़ रेप्लिका के तरीके से इसको यूज़ करना है। कितना रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, लूप लॉ लगाना है, बैटरी लगानी है। तो अब हम लोग मेनली उसी सर्किट वाले कंसेप्ट पे चलने वाले हैं। तो अब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो मेरा आज का काम है ये बेसिक चीज़ें आप डिस्कस कर लीजिए, कल से हम अपने सर्किट के ऊपर चलेंगे, कल से पढ़ेंगे मेन टॉपिक्स, क्योंकि ये सब अगर आप किताब भी खोल के पढ़ लेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। और मैंने अभी समझा भी दिया अच्छे से, तुरंत के तुरंत पढ़ करके अंडरलाइन करके इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। किताब को भी यूज़ करके, जो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नोट्स नहीं लिखवाएंगे क्योंकि टाइम तो इतना होता नहीं है, तो मैंने शॉर्ट नोट्स एक तरीके से बना के भेजे हुए हैं। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से एलेबरेट करके, आप जानते हैं मैं कैसे पढ़ाता हूँ क्लास में और कैसे नोट्स बनवाता हूँ, तो उस हिसाब से आप पढ़ करके ढंग से इनको तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि किरचॉफ जंक्शन लॉ, किरचॉफ लूप लॉ, ये सब इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में लिखने के लिए आते हैं, तो इनको अच्छे से सब लिख लीजिएगा। ये सब प्रूफ है, कलर कोड और रेजिस्टेंस टेम्परेचर वाला तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ओम्स लॉ, I बराबर NE/VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का प्रूफ, और पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस, किरचॉफ लूप लॉ, किरचॉफ जंक्शन लॉ, ये सब ओम्स लॉ, सब के सब इंपॉर्टेंट है बोर्ड में आने के हिसाब से। तो इनको अच्छे से ढंग से नोट्स बना के अच्छे से लिखिएगा। और जो मैंने बनाया बिल्कुल यही मत छाप दीजिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि यही नोट्स आपने उठाया और कॉपी पेस्ट कर लिया। खास करके जो B सेक्शन वाले बच्चे हैं उनको ध्यान रखना है, नोट्स मेंटेन होने चाहिए, और मैं लौट के चेक करूँगा, ये भी ध्यान रखना है। किरचॉफ जंक्शन लॉ क्या कहता है, किरचॉफ जंक्शन लॉ कहता है किसी भी जंक्शन पे, यानी किसी भी मीटिंग पॉइंट पे जितना चार्ज एंट्री करेगा उतना ही चार्ज एग्जिट करेगा, या इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। मतलब किसी ब्रांच पे, किसी भी जंक्शन पे कुछ करंट्स आ रही हैं और कुछ करंट्स जा रही हैं। बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट की बात करता है। किसी भी पर्टिकुलर जंक्शन पे जितनी नंबर ऑफ करंट्स एंट्री करेंगी उतनी नंबर ऑफ करंट्स एग्जिट करेंगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट जरूर होगी। जितनी करंट अंदर आएगी नेट, उतनी करंट बाहर जाएगी, क्योंकि जितना चार्ज अंदर आएगा पर यूनिट टाइम में, उतना ही चार्ज पर यूनिट टाइम में बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज स्टोर तो कर नहीं रहा है। तो जितना चार्ज कमिंग
उतना ही चार्ज बाहर पर यूनिट टाइम, यानी जितनी करंट्स नेट करंट कमिंग उतनी नेट करंट आउटगोइंग। तो एट एनी जंक्शन टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट और नेट इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग चार्ज। यही जंक्शन लॉ है, इसी से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लूप लॉ क्या है? लूप लॉ हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। व्हाट इज लूप लॉ? लूप लॉ कहता है किसी भी क्लोज लूप में नेट पोटेंशियल ड्रॉप क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। अगर हम किसी भी क्लोज लूप में चलते हुए चले जाएं और चलते हुए चले जाएं तो किसी भी पॉइंट पे पहुँचें और घूम टहल के वापस उसी पॉइंट पे आ जाएं किसी क्लोज पाथ के दौरान, तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप यानी नेट पोटेंशियल चेंज मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। डिफरेंट कंपोनेंट से अगर होके गुजरेंगे तो नेट चेंज इन पोटेंशियल बिकम्स ज़ीरो। तो समेशन ऑफ डेल्टा वी आई इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ए क्लोज लूप, दैट इज इंटीग्रेशनल साइन लगा दिया, मैथमेटिकली दिखाने का तरीका। और सीधे सा लैंग्वेज यही है कि इन एनी क्लोज सर्किट नेट पोटेंशियल ड्रॉप इज ज़ीरो, और ये पुट कर दिया वी ए माइनस वी प्लस दिस। इसको यूज़ करेंगे बाद में हम, अभी खूब हमने कैपेसिटर में यूज़ किया था, फिर इसको यूज़ करेंगे। तो इसलिए इन दोनों को अच्छे तरीके से नोट्स बना के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। किरचॉफ जंक्शन लॉ, किरचॉफ लूप लॉ इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आता है। इसके साथ कुछ आर्टिकल जोड़ देगा, लेकिन शुरुआती स्टेटमेंट के तौर पे इन दोनों को लिखवा लेगा। व्हाट इज़ किरचॉफ लूप लॉ, व्हाट इज़ किरचॉफ जंक्शन लॉ। लूप लॉ समझ में आ गया ना? किसी भी क्लोज पाथ में घूमते टहलते वापस ही पॉइंट पे आए तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप क्या आने वाला है? ज़ीरो आने वाला है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन, करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जैसे मैंने चार्ज सिखाया था बिल्कुल वैसे ही करंट भी डिस्ट्रीब्यूट होगी। कहता है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो, या कोई भी सर्किट दे रखा है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो। बैटरी जोड़ दो, पहला काम बैटरी जोड़ दी, V वोल्ट की बैटरी जोड़ी, I करंट फ्लो करा दी। ये करंट आगे बढ़ी आगे बढ़ी आगे बढ़ी आगे बढ़ी, ब्रांचेस डिवाइड हो गई। तो जैसे ब्रांचेस डिवाइड हो तुरंत करंट को एज्यूम कर लो। इधर चली गई I1 तो बची हुई चली आई इधर I माइनस I1 आगे बढ़ी, फिर ब्रांच डिवाइड हुई, इधर चली गई I2 तो बची हुई चली आई इधर, फिर I2 आगे बढ़ी, इधर की तरफ डिवाइड हो गई I3 तो इधर चली गई I2 माइनस I3। तो इस तरीके से जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो होंगे I1 I2 I3 एंड सो ऑन। तो किसी भी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के अंदर अगर आप जाते हैं तो करंट अगर I फ्लो कर रही है तो वो करंट आगे जाएगी, ब्रांचेस में डिवाइड होगी, तो उसके अक्रॉस आप सुटेबल वेरिएबल्स मान लीजिए I1 I2 I3 एंड सो ऑन। जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ आपको लूप एज्यूम करने पड़ेंगे। एक क्लोज लूप, दूसरा क्लोज लूप, तीसरा क्लोज लूप, इनको हम अगले सेक्टर में करेंगे, अभी नहीं। अभी हम केवल सीरीज पैरेलल पे एक हल्का फुल्का ग्लिम्स ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कल सारा ये सब यूज़ करते हुए चलेंगे। तो जितने पहला काम है बैटरी, जिन दोनों पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना, या कोई और चीज़ पूछ रहा हो तो आप एक बैटरी जोड़ दीजिए। अगर बैटरी पहले से जुड़ी हुई तो अच्छी बात है, नहीं तो बैटरी जोड़ी V वोल्ट की, करंट फ्लो करा दी I, डिफरेंट ब्रांचेस में करंट फ्लो करा दी, एज्यूम कर लिए सूटेबल वेरिएबल्स, डिस्ट्रीब्यूट करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस एंड एज्यूम सूटेबल करंट वेरिएबल्स, दैट इज I1 I2 एंड I3 एंड समथिंग। जितने नंबर ऑफ करंट्स आपने एज्यूम किए सेम नंबर ऑफ लूप्स एज्यूम कर लीजिए। लूप एज्यूम करने के बाद सबके लिए किरचॉफ लूप लॉ की इक्वेशन लिख लीजिए। हमको पता है बैटरी अक्रॉस वोल्टेज, करंट के अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस कैसे निकालेंगे वोल्टेज। ये R है और ये करंट I जा रही है, तो इसके क्रॉस का डेल्टा V कितना आने वाला है? IR। कैपेसिटर में आ रहा था Q/C, यहाँ आएगा IR। और हमको अच्छी तरह पता है करंट कहाँ से कहाँ जाती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाती है, ठीक है। तो प्लस से माइनस की तरफ करंट जाती है, तो ये भी ध्यान रखना है। फिर आपने लूप लॉ की इक्वेशन लिख ली, उनको सबको सॉल्व कर लिया। एक के पास कम से कम बैटरी, वही पुराना नियम, एटलीस्ट वन शुड हैव बैटरी होनी चाहिए, और R इफेक्टिव की वैल्यू निकाल लेंगे V/I। इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सबसे आसान चीज़ है। सीरीज कॉम्बिनेशन तीनों सीरीज में दे रखे हैं। इसके क्रॉस का वोल्टेज V1 V2 V3। हम किरचॉफ लूप लॉ लगाएं तो -V प्लस IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, तीनों में करंट आई जा रही है ना। दिस माइनस दिस प्लस IR1, दिस माइनस दिस प्लस IR2, दिस माइनस दिस प्लस IR3, घूम के चले आए। या ऐसे लिख दिया V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 IR1, V2 IR2, V3 IR3। सॉल्व कर लिया, R इफेक्टिव आ गया V/I, दैट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें I कांस्टेंट होती है, वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल होता है? R के प्रोपोर्शनल होता है। N रेजिस्टेंस सीरीज़ में आ जाए तो R की वैल्यू NR हो जाएगी। दो सीरीज़ में लगे हुए हैं तो V1 बराबर R1V अपॉन R1 प्लस R2, V2 बराबर R2 अपॉन Y, प्रोपोर्शनल टू R वाला कंसेप्ट। पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखे हैं तो इसमें करंट I1, इसमें करंट I2, इसमें करंट I3।
V वोल्ट की बैटरी है, I करंट फ्लो करा रही है, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 वोल्टेज सबके तीनों के क्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट रहने वाला है, इसके बीच का वोल्टेज कांस्टेंट है, इसके क्रॉस तीनों के क्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, क्योंकि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 है, तो I बराबर दिस I/V निकाल लिया, दैट इज 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पुट कर दिया, रेजिस्टेंस निकल गया। n सीरीज में लगा दिया जाए तो R/N हो जाएगा। इसमें वोल्टेज कांस्टेंट होता है I प्रोपोर्शनल टू 1/R होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दो सीरीज में, दो अगर पैरेलल में तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। I करंट आगे बढ़ी तो करंट अपोजिट रेशियो में डिवाइड होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसको यूज़ किया जाएगा। I करंट I, इधर की तरफ रेजिस्टेंस R1 है, इधर की तरफ रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, तो R1 में R2 के प्रोपोर्शनल में जाएगी और R2 में R1 के प्रोपोर्शनल में जाएगी। यूँ कहूँ करंट अपोजिट रेशियो में डिवाइड हो जाएगी, तो I1 हो जाएगी R2 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स I। ज़्यादा रेजिस्टेंस कम करंट, कम रेजिस्टेंस ज़्यादा करंट, या अपोजिट रेशियो याद रखिए। I1 बराबर R2 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स I, I2 बराबर R1 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स I। ठीक है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को इसको याद कर लीजिए, कल इनके ऊपर हम एग्जाम्पल्स लेते हुए आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थ्योरी वाला पार्ट शुरुआती पार्ट था, हो गया। बाद में पोटेंशियोमीटर, डिवाइस वगैरह तमाम चीज़ें आएंगी, बीट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, तो एक पार्ट है। तो मैं अब आप चाहता हूँ कि आप किताब से इन सब फर्स्ट पार्ट को अच्छे तरीके से कंप्लीट करके इसके एक्सरसाइजेज वगैरह सॉल्व कर लीजिए। कल से मैं इसके ऊपर जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करूँगा। तो ये शुरुआती पार्ट बड़ा ईजी है, अगर आप पढ़ेंगे, किताब उठाएंगे, अंडरलाइन करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बढ़िया से नोट्स बना लीजिए। ठीक है, बाकी कल।